दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है इतिहास विषय से आयोजित किए जाने वाले एलटी ग्रेड तथा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता मुख्य परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास। इसमें हम प्रश्न और उनके मॉडल आंसर का अभ्यास करेंगे। आज की वीडियो में हम 200 शब्द सीमा वाले कुल 4 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न हैं भारतीय मंदिर निर्माण की शैलियाँ और उनकी विशेषताएं। दूसरा है मथुरा कला शैली की विशेषताएं। तीसरा दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण का विवरण। और चौथा प्रश्न है मंदिर निर्माण की बेसर शैली और उसकी विशेषताएं। दोस्तों ये प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन प्रश्नों को हल करने के क्रम में हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं और की पॉइंट्स को कवर करेंगे जिनको आपको अपने उत्तर लेखन में शामिल करना है। और मुख्य परीक्षा के लिए इतिहास विषय से जब आप मुख्य परीक्षा देते हैं तो उसके लिए आपको कई महत्वपूर्ण तथ्य भी याद होने चाहिए ताकि आपके उत्तर की गुणवत्ता बन सके और आपको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इसमें आज मंदिर निर्माण की शैलियों के अंतर्गत जो प्रश्न सॉल्व करेंगे, भारतीय मंदिर निर्माण शैलियों पर प्रकाश डालिए। अगर सामान्य रूप से बात करें तो हम लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयार किया था कि भारत में मुख्य रूप से मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ। तो भारत में मुख्य रूप से मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ प्रचलित हैं। ये शैलियाँ हैं नागर शैली उत्तर भारत की, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली और दोनों का मिश्रण बेसर शैली। तो भारत में मुख्य रूप से मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं, उत्तर भारत की नागर शैली, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली और दोनों का मिश्रण बेसर शैली। और इन शैलियों का विकास किस प्रकार से हुआ है तो ये आपको जानना चाहिए कि इन शैलियों का विकास भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर हुआ है, जिसमें शिखर, गर्भगृह और मंडप मुख्य घटक होते हैं। तो ये तो थी सामान्य सी जानकारी। तो देखिए भारतीय मंदिर स्थापत्य के अंतर्गत 3 शैलियाँ मुख्य रूप से प्रचलित हैं, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। इसमें हमने बताया कि नागर शैली उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में और बेसर शैली ये आपकी इन दोनों का मिश्रित रूप है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसका उत्तर लिखने के क्रम में हम जो मुख्य बात करेंगे भारतीय मंदिर निर्माण की शैलियों में, तो हम बताएंगे कि भारत में मुख्य रूप से मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियाँ प्रचलित हैं, उत्तर भारत की नागर शैली, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली और दोनों का मिश्रण बेसर शैली। और इन शैलियों का विकास किन आधारों पर हुआ है? भौगोलिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर हुआ है। सबसे पहले हम नागर शैली की विशेषता बताएंगे। तो नागर शैली का नामकरण गुजरात के नागर ब्राह्मणों के आधार पर किया गया है और निर्माण संरचना की दृष्टि से इस शैली के मंदिर एक निश्चित आधार या अधिष्ठान पर बनाए जाते हैं। नागर शैली की हम विशेषताएं लिख रहे हैं। दोस्तों नागर शैली, इसका नामकरण गुजरात के नागर ब्राह्मणों के आधार पर किया गया है। निर्माण संरचना की दृष्टि से इस शैली के मंदिर एक निश्चित आधार या अधिष्ठान पर बनाए जाते हैं और इनके प्रवेश द्वार आयताकार होते हैं, जिसके सिर पर गज लक्ष्मी की आकृति होती है, ये याद रखिएगा। और नागर शैली में एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस शैली में गर्भगृह या देउल, जहाँ देवता स्थापित होते हैं, वो छोटे होते हैं और ये पिछले भाग में स्थित होते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। नागर शैली के जो मंदिर हैं एक आधार पर बनाए जाते हैं, प्रवेश द्वार इनका आयताकार होता है, इनके सिर पर गजलक्ष्मी की आकृति होती है। इस शैली में गर्भगृह या देउल, जो जहाँ पर देवता मुख्य रूप से स्थापित होते हैं, ये गर्भगृह छोटा होता है और ये पिछले भाग में स्थित होते हैं। और नागर शैली के विकास में याद रखिएगा, नागर शैली के विकास में 3 शैलियों का प्रमुख योगदान है, उड़ीसा शैली, खजुराहो शैली और चालुक्य या सोलंकी शैली। भारत में आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर ओडिशा का लिंगराज मंदिर है, ये आपको याद रखना चाहिए।
ये तथ्य जो है, जब आप मंदिर निर्माण की शैलियाँ देखेंगे तो नागर शैली में ये तथ्य याद होना चाहिए कि नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर ओडिशा का लिंगराज मंदिर है। यहाँ पर आप रेखा चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं, एग्जामिनर पर प्रभाव पड़ेगा। मंदिर निर्माण की शैलियाँ, पहली नागर शैली, दूसरा बेसर शैली, तीसरा जो है द्रविड़ शैली। तो नागर शैली कहाँ पर प्रचलित रही है ये जानना जरूरी है। अभी अभी हमने चर्चा किया कि नागर शैली ये उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य पर्वत तक प्राप्त होती है और इसमें मुख्य रूप से ओडिशा, खजुराहो और चालुक्य या सोलंकी आदि के जो मंदिर हैं या इस वंश के राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर इन स्थानों पर मिलते हैं। बेसर शैली जो है, इसको जानने से पहले जानते हैं द्रविड़ शैली। तो जैसे नागर शैली उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य पर्वत तक प्राप्त होती है, वैसे द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत में कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक प्राप्त होते हैं। आंध्र सातवाहन वंश, पल्लव वंश, चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट और होयसल आदि वंश के शासकों के द्वारा द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण किया गया। बेसर शैली नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है और ये मध्य भारत में पाए जाते हैं। वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, राष्ट्रकूट, होयसल आदि शासकों ने बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण कराया है। तो ये जो है हमने एक रेखा चित्र के माध्यम से समझ लिया। नागर शैली के बाद आइए बेसर शैली जानते हैं। तो बेसर शैली जो है ये मूल शैली नहीं बल्कि एक मिश्रित शैली है। इसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों की विशेषताएं शामिल की जाती हैं। इस शैली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं इसको जानना जरूरी है। तो इस शैली की मुख्य विशेषताओं में अर्धमंडप, मंडप और विमान आते हैं। गर्भगृह की आधार योजना मिश्रित होती है, जो कहीं आयताकार तो कहीं अष्टभुजाकार मिलती है। इनके दीवार नागर शैली से, याद रखिएगा, जो बेसर शैली होती है इनके दीवार जो हैं वो नागर शैली से, जबकि आंतरिक भाग ये द्रविड़ शैली से प्रभावित होते हैं। इनके मंदिरों का मुख्य द्वार पीछे की ओर होता है और ये सबसे विशेषता है कि इनके मंदिरों का, जो बेसर शैली के मंदिर हैं, इनका मुख्य द्वार जो है ये पीछे की ओर होता है। और इस शैली का सर्वोत्तम नमूना कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया एलोरा का कैलाश मंदिर है। अन्य मंदिरों में बेलूर का चिन्नकेशव मंदिर, महाराष्ट्र का अमरनाथ मंदिर, बुरहानपुर में खानदेश का मंदिर, ये बेसर शैली के प्रमुख उदाहरण हैं, याद रखिएगा। तीसरा, अब हम द्रविड़ शैली के बारे में लिखेंगे। तो द्रविड़ शैली ये दक्षिण भारत की शैली है और इस शैली के मंदिरों का मुख्य आधार अष्टकोणीय होता है। इनका आधार भाग वर्गाकार जबकि ऊपरी भाग पिरामिड नुमा यानी गौधूम शैली में होता है। द्रविड़ शैली के मंदिरों का शीर्ष भाग गुंबदाकार, जिसको स्तूपिका कहते हैं, ये होता है और ये मंदिर अत्यंत विशाल प्रांगण में स्थित होते हैं जिसे चहारदीवारी से घेरा जाता है। और इनके गर्भगृह, द्रविड़ शैली के मंदिरों के गर्भगृह प्राय वर्गाकार होते हैं और इन मंदिरों में संधार शैली से युक्त ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ प्राप्त होता है। द्रविड़ शैली के मंदिरों के कुछ अन्य विशिष्ट अंग जो हैं उसमें मंडप, नाट्य मंडप, नंदी मंडप, भोग मंडप, इसके अलावा महामंडप, वातायन यानी खिड़की, सोपान युक्त जलाशय, गोपुरम यानी प्रवेश द्वार, विमान यानी द्वार की ऊंचाई अधिक होना, ये जो है द्रविड़ शैली के मंदिरों की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आप जान लीजिए कि मंडपों का सर्वाधिक विकास पल्लवों के अधीन हुआ, जिसमें सर्वोत्तम रचना सप्तरथ मंडप है। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो गोपुरम का सर्वाधिक विकास पांड्य शासकों के अधीन, जबकि विमान का सर्वाधिक विकास चोलों के अधीन हुआ। और द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम उदाहरण राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर है। तो ये प्रश्न था भारतीय मंदिर निर्माण की शैलियाँ। तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। आपको लिखना है कि भारतीय मंदिर निर्माण की मुख्य रूप से 3 शैलियाँ हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। इन दोनों को मिश्रित रूप, इनकी विशेषताएं बता देनी है और इनका प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख मंदिर का डिटेल दे देना है। आप 200 शब्द सीमा के अंतर्गत इस प्रश्न को अच्छे से बता पाएंगे। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं।
ये प्रश्न पूछा गया है कि गांधार कला के विपरीत मथुरा कला में विशुद्ध भारतीयता के तत्व दिखाई देते हैं। गांधार कला के विपरीत मथुरा कला में विशुद्ध भारतीयता के तत्व दिखाई देते हैं, इस कथन पर प्रकाश डालिए। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको सबसे ज़्यादा इसमें मथुरा कला की विशेषताएं बतानी है और थोड़ा सा गांधार कला से तुलना करना है। तो मथुरा और गांधार कला शैलियाँ कब विकसित हुई थीं? तो मथुरा और गांधार ये कला की शैलियाँ हैं, कला, और ये कुषाण काल, इसको आप याद रखिएगा। कुषाण काल यानी जो है पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान, प्रथम और द्वितीय शताब्दी ईस्वी, इनके दौरान जो है विकसित ये भारतीय मूर्तिकला की, आप याद रखिएगा, अगर जो गांधार कला और मथुरा कला आएगा तो ये मूर्तिकला की शैलियाँ हैं। जैसे नागर, द्रविड़ और बेसर ये मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं, ऐसे गांधार कला और मथुरा कला ये मूर्तिकला की शैलियाँ हैं जिनका विकास कुषाण काल के दौरान प्रथम और दूसरी शताब्दी ईस्वी में हुआ है। दोस्तों, मथुरा कला स्वदेशी थी जो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करती थी। गांधार कला में ग्रीको रोमन प्रभाव यानी विदेशी प्रभाव था जो ग्रे सिस्ट पत्थर का प्रयोग करती थी। और इन दोनों ही कला शैलियों की विशेषता ये रही कि ये दोनों ही शैलियों ने भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं के विकास में योगदान दिया था। तो प्रश्न जब हम देखेंगे गांधार कला के विपरीत मथुरा कला में विशुद्ध भारतीयता के तत्व दिखाई देते हैं, तो इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे। देखिए, मथुरा कला शैली का विकास गांधार कला शैली के समकालीन नहीं हुआ, बल्कि मौर्य काल से ही यहाँ कलाकृतियों का निर्माण किया जाता रहा, जिसका व्यापक विस्तार शुंग सातवाहन काल में हुआ और कुषाण काल तक आते आते यह एक स्वतंत्र मूर्तिकला शैली के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो मथुरा कला शैली जो है एक स्वतंत्र कला शैली के रूप में कुषाण काल तक आते आते विकसित हुई, लेकिन इसका विकास प्राचीन काल से ही होता रहा है। और आप देखिए, मथुरा कला के मुख्य स्थलों में मथुरा में कंकाली टीला, जमालपुर कटरा और कचहरी हैं। यहाँ से विभिन्न संस्कृतियों के समन्वय का ऐतिहासिक दृश्यांकन प्राप्त होता है, जिसमें भारतीय कला की धार्मिकता, यूनानी कला के समानुपातिक शारीरिक आकर्षण और ईरानी कला के बाह्य सौंदर्य का एकीकृत समन्वय स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। तो भारतीय कला शैली है मथुरा कला शैली, और इसमें कई चीज़ों का समन्वय मिलता है। तो कुल मिलाकर ये जो मथुरा जो कला शैली है ये भारतीय परंपरा या भारतीय मूर्ति कला की शैली है, और इसमें भारतीय कला की धार्मिकता मिलती है, यूनानी कला के समानुपातिक शारीरिक आकर्षण और ईरानी कला के बाह्य सौंदर्य का समन्वित स्वरूप इसमें दिखाई देता है। और इस कला के अंतर्गत भारत में पहली बार 3 प्रमुख भारतीय विचारधाराओं जैन, बौद्ध और ब्राह्मण धर्म का सौहार्दपूर्ण सम्मिलन मिलता है। ये भी इस प्रश्न का आपका की पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है कि मथुरा कला के अंतर्गत भारत में पहली बार 3 प्रमुख धार्मिक विचारधाराओं जैन, बौद्ध और ब्राह्मण का सौहार्दपूर्ण सम्मिलन मिलता है। इसके अतिरिक्त इस कला शैली में कुषाण नरेशों की प्रतिमाएं भी मिलती हैं। इसमें कलाकृतियों को बनाने के लिए निर्माण सामग्री के रूप में मुख्यतः सीकरी और रूप बल से प्राप्त लाल बलुआ चित्तीदार पत्थर यानी रेड स्पॉटेड सैंड स्टोन का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, मथुरा में बुद्ध की मूर्तियों के अतिरिक्त मथुरा की जैन कला भी रही है मथुरा शैली की। तो मथुरा की जैन कला के अंतर्गत स्तूप, आयागपट्ट, तीर्थंकर प्रतिमाएं भी महत्वपूर्ण है। स्तूप प्रायः 2 रूपों में प्राप्त हुए हैं, वेष्टिनी युक्त और वेष्टिनी रहित। आयागपट्ट, जिसे पूजा पट्ट भी कहा जाता है, पत्थर पर किए गए अंकन होते हैं। और जैन कला के अंतर्गत मथुरा से प्राप्त वेदिका स्तंभ उल्लेखनीय है, जिसमें भूतेश्वर मंदिर के स्तंभों पर 9 यौवना नारियों की विभिन्न मुद्राओं का अंकन हुआ है। ये आप विशेष रूप से इसका अंकन करिएगा। और आप जान लीजिए कि मथुरा कला शैली का केंद्र उत्तर प्रदेश का मथुरा क्षेत्र है और इसकी सामग्री धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर है। इसमें बुद्ध को शांत, मुस्कुराते हुए और हट्ठे कट्ठे शरीर के साथ दिखाया गया है। देखिए, बुद्ध कला या बौद्ध कला के अंतर्गत बुद्ध, बोधिसत्व और जातक कथानकों का अंकन मिलता है।
इसमें भाव भंगिमाओं और आंतरिक सौंदर्य का स्पष्ट प्रतिबिंब मिलता है। और बुद्ध प्रतिमाओं में महोली, कटरा, अन्योर और सारनाथ की प्रतिमाएं कलात्मक दृष्टि से उच्च कोटि की हैं। मथुरा कला में ब्राह्मण धर्म के अतिरिक्त वैष्णव, शैव, शाक्त, सूर्य आदि से संबंधित विविध आख्यानों का चित्रण मिलता है। साथ ही यक्ष, यक्षिणी जैसे शक, मार, कुबेर, गंधर्व आदि का भी अंकन मथुरा कला शैली में मिलता है। मथुरा कला शैली की कुषाण शासकों की मूर्तियां भारतीय इतिहास में शासकों के अंकन का प्राचीनतम उदाहरण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मथुरा कला शैली के कुषाण शासकों की मूर्तियां भी बनाई गईं और ये भारतीय इतिहास में शासकों के मूर्तियों के निर्माण या उनके अंकन की प्राचीनतम उदाहरण है। इसे विद्वानों ने पोर्ट्रेट स्टाइल कहा है। इनमें मथुरा के माट स्थान से 3 शीर्ष रहित अभिलेख युक्त प्रतिमाएं मिली हैं, जिसमें पहला विम कडफिसेस की, 2 अन्य कनिष्क प्रथम या चेस्टन की हैं और अफगानिस्तान के सुर्ख कोटल से कुषाणों के देवकुल का साक्ष्य मिलता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मथुरा कला शैली का अपना विशेष महत्व है। इसमें प्राचीन भारत की 3 प्रमुख विचारधाराओं को समन्वित करते हुए सांस्कृतिक एकीकरण का प्रयास किया गया है और सर्वधर्म समभाव से ओतप्रोत इस कला में विशुद्ध भारतीयता के तत्व दृष्टिगत होते हैं। तो याद रखिएगा, मथुरा कला शैली जो है ये मूर्ति कला की शैली है, जो उत्तर प्रदेश का मथुरा क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता है। प्राचीन काल से ही मथुरा कला का अस्तित्व रहा है, लेकिन कुषाण काल में पहली दूसरी शताब्दी में ये स्वतंत्र रूप से विकसित भारतीय मूर्तिकला की शैली है, जिसमें लाल बलुआ धब्बेदार पत्थरों का प्रयोग किया गया और ये समन्वय का जो है कला शैली रही है, समन्वय की, जिसमें 3 विचारधाराओं का अंकन इसमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म के जो भी कलाकृतियां हैं उनका अंकन किया गया है। तो आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि मथुरा कला शैली गांधार कला शैली से किस तरह भिन्न थी, क्योंकि मथुरा कला शैली में पूरी तरह से भारतीयता के लक्षण विद्यमान हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कि दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण का विवरण दीजिए। तो दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण का विवरण जब आप लिखेंगे मुख्य परीक्षा में, तो इसमें दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की शैलियाँ और प्रमुख मंदिरों का इसमें आपको विवरण देना है। तो दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की प्रमुख शैली द्रविड़ शैली रही है, आप जानते हैं। दक्षिण भारत में कौन सी शैली? ये द्रविड़। दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की मुख्य शैली द्रविड़ शैली रही है और ये मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में विकसित हुई। इसकी मुख्य विशेषता ऊंचे पिरामिड नुमा शिखर, जिसको विमान कहा जाता है, विशाल प्रांगण, अलंकृत प्रवेश द्वार यानी गोपुरम और स्तंभों वाले मंडप हैं। ये शैली पल्लव काल में शुरू हुई और चोल काल में अपने चरम पर पहुंची थी। और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली द्रविड़ जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर शैली रही है। इसमें पूछा गया है कि दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण का विवरण दीजिए। तो आपको कौन कौन से की पॉइंट इसमें लिखने हैं? आप सबसे पहले ये बताएंगे कि मंदिर निर्माण के अंतर्गत दक्षिण भारत में विकसित शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। इसका भौगोलिक विस्तार कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी यानी केप कमोरिन तक है और इसके तहत जो राज्य आते हैं उसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और निचले आंध्र प्रदेश के क्षेत्र आते हैं। ये बहुत ही सटीक रूप से आप इसको पहले पैराग्राफ में लिख दीजिएगा। इसके बाद आप देखिए द्रविड़ स्थापत्य का आरंभ कब से हुआ? आंध्र सातवाहन काल में हुआ, जिसे आगे चलकर पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल, पांड्य, होयसल आदि राजवंशों ने संरक्षण दिया। और इन मंदिरों के जो उत्कृष्ट नमूने हैं वो मामल्लपुरम, ऐहोल, बादामी, तंजौर, गंगैकोंडचोलपुरम आदि में मुख्य रूप से मिलते हैं। तो द्रविड़ शैली को इस चार्ट से आप समझा दीजिएगा कि द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की शैली है जो कृष्णा से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसमें मुख्य संरचना जो है ये बृहदेश्वर मंदिर, गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर और सप्तरथ मंदिर ये द्रविड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। इस शैली का विकास आंध्र सातवाहन काल में हुआ। इसके बाद पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट और पांड्यों ने इसका विकास किया था।
देखिए, पल्लव काल में मुख्य रूप से द्रविड़ शैली के मंदिरों में मंडप और रथ का निर्माण हुआ। चोल काल में मुख्य रूप से विमान और पांड्य काल में मुख्य रूप से गोपुरम का निर्माण हुआ था। सामान्य रूप से द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं उनका मुख्य आधार अष्टकोणीय होता है। इनका आधार वर्गाकार जबकि ऊपरी भाग पिरामिड नुमा होता है, जिसको गावधूम शैली कहा जाता है। इसमें शीर्ष भाग गुंबदाकार होता है, जिसको स्तूपिका कहा जाता है। और ये मंदिर या दक्षिण भारत के जो भी मंदिर हैं वो विशाल प्रांगण में बने होते हैं, जिसे चहारदीवारी से घेरा जाता है। और उत्तर भारत के विपरीत ढके प्रदक्षिणा पथ से युक्त मंदिर इसमें प्रमुखतया प्राप्त होते हैं। उत्तर भारत के जो नागर शैली के मंदिर हैं उसमें प्रदक्षिणा पथ होता है, लेकिन वो ढका नहीं होता है। लेकिन द्रविड़ शैली के मंदिरों में जो प्रदक्षिणा पथ हैं वो इसमें ढके हुए प्रदक्षिणा पथ से युक्त मंदिर द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषताएं हैं। द्रविड़ मंदिरों में गर्भगृह होता है, मंडप होता है, नाट्य मंडप, नंदी मंडप, भोग मंडप और महामंडप एक ही अक्ष पर संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से प्राप्त होते हैं। और दक्षिण भारत के मंदिरों में सोपान युक्त जलाशयों की अधिकता मिलती है। द्रविड़ शैली के जो विशिष्ट अंग हैं वो क्या हैं? मंडप, जिनको उत्तर भारत में जगमोहन कहा जाता है। इसके अलावा विमान और गोपुरम, ये द्रविड़ शैली के मंदिरों के विशिष्ट अंग हैं। इसमें मंडप का विकास मुख्य रूप से पल्लवों के शासन के अंतर्गत हुआ। पल्लवों के अधीन महाबलीपुरम में 10 मंडप बनाए गए, जिसमें आदिवाराह, महिषमर्दिनी, पंचपांडव, रामानुज मंडप ये प्रमुख हैं। इसी तरह जान लीजिए पल्लवों के काल में मंडप का विकास हुआ और पल्लव काल में रथ मंदिरों का पर्याप्त विकास हुआ। इसमें सप्त रथ मंदिर प्रमुख है, जो एकास्मक यानी मोनोलिथिक है। इसमें 8 मंदिर बनाए गए हैं। धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, गणेश रथ, द्रौपदी रथ, पिडारी और वलैया कट्टू रथ। इसमें धर्मराज रथ सबसे विशाल और अलंकृत, जबकि द्रौपदी रथ सबसे छोटा और कम अलंकरण वाला है। इनका निर्माण मामल्ल शैली के अंतर्गत हुआ है, जिसमें मुख्यतः नरसिंह वर्मन द्वितीय ने संरक्षण दिया था। द्रविड़ शैली के अंतर्गत चोलों के अधीन विमान यानी द्वार की अत्यधिक ऊंचाई का बहुत अधिक विकास हुआ। इस शैली का सर्वोत्तम नमूना भारत में तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है या राजराजेश्वर मंदिर है। यह एक 13 मंजिली पिरामिड नुमा संरचना है। ये द्रविड़ शैली के अंतर्गत विमान यानी अत्यधिक ऊंचाई वाला मंदिर होता है। द्रविड़ कला के अंतर्गत गोपुरम यानी गाय की सींग के समान प्रवेश द्वार का अत्यधिक विकास पांड्य शासकों के अंतर्गत हुआ। इनमें जब प्रवेश द्वार को अलंकृत किया जाने लगा तो उसे तोरण द्वार कहा गया है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली के तहत स्वतंत्र मंदिरों के सृजन में मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया गया और इस शैली के मंदिरों की वास्तु और तक्षण कला भारतीय कला के इतिहास में एक गौरवशाली इतिहास है। तो ये प्रश्न था दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण का विकास, और इसका उत्तर लिखने में हमने द्रविड़ शैली के मंदिरों की विशेषताएं और किस काल में उसके किस अंग का विकास हुआ इसके बारे में आप लिखकर कुछ उदाहरण दे देंगे तो आपका ये उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए, एक प्रश्न पूछा गया है ऐसे आपसे, जैसे पूछा गया है कि दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण का विकास, इसको इस रूप में भी पूछा जा सकता था कि द्रविड़ मंदिर निर्माण शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो इसी तरह देखिए, पूछा गया है कि मंदिर निर्माण की बेसर शैली पर प्रकाश डालिए। आप जानते हैं कि बेसर शैली ये प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला की प्रमुख मिश्रित शैली है। ये क्या है? एक मूल नहीं बल्कि मिश्रित शैली है, जिसका विकास जो है ये उत्तर भारतीय नागर और दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैलियों के अनूठे संगम के कारण इसका विकास हुआ है। और ये शैली मुख्य रूप से दक्कन यानी कर्नाटक में चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसल शासकों द्वारा विकसित की गई। इसमें नागर शैली के ऊर्ध्वाधर शिखर और द्रविड़ शैली के विमान की विशेषताएं एक साथ दिखाई देती हैं। तो इसे अक्सर चालुक्य शैली भी कहा जाता है। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि इसका विकास चालुक्य शासकों वादामी
पदक्कल, पटक्कदल और ऐहोल के द्वारा शुरू किया गया था। आइए मंदिर निर्माण की बेसर शैली की प्रमुख विशेषताएं जान लेते हैं। तो बेसर शैली एक मिश्रित शैली है। इसमें नागर और द्रविड़ दोनों की विशेषताओं को शामिल किया गया है। बेसर शब्द कन्नड़ भाषा के वेसर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रूप। तो नवीन प्रकार की रूप आकृति होने के कारण इसको वेसर शैली कहा गया है, जो भाषांतर होने पर बेसर से वेसर हो गया है। अब इस शैली के मंदिरों की संख्या अगर जो देखी जाए तो इस शैली के मंदिरों की संख्या सबसे कम है। इस शैली के मंदिर मध्य भारत या विंध्य क्षेत्र से लेकर कृष्णा नदी तक प्राप्त होते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र इन मंदिरों के केंद्र में माने जाते हैं और इस शैली का प्रारंभिक विकास वातापी के चालुक्यों के अधीन और इसका उत्कर्ष राष्ट्रकूटों के अंतर्गत हुआ है। ये जरूर आप लिखिएगा। इस मंदिर की स्थापत्य शैली को हमने बताया चालुक्य शैली, मध्य भारतीय मंदिर शैली या दक्कन शैली भी कहा जाता है। चालुक्यों ने मिश्रित बेसर शैली को प्रोत्साहन दिया था और इन मंदिरों का रूप कुछ विशिष्ट होता है। छोटा विमान शिखर, फैले कलश, मूर्तियों का आधिक्य, अलंकरण परंपरा का बाहुल्य इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अधिकांशतः दक्षिण में मिलने वाले इन मंदिरों के शिल्प को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने का प्रयास चालुक्य, होयसल और राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। और आप जान लीजिए कि इस शैली की मुख्य विशेषताओं में क्या क्या चीज़ें हैं। अर्धमंडप, मंडप और विमान आते हैं। गर्भगृह का आधार योजना मिश्रित है, जो कहीं आयताकार तो कहीं अष्टभुजाकार मिलता है। इनके दीवार हमने पढ़ा था कि नागर शैली से, जबकि आंतरिक भाग द्रविड़ शैली से प्रभावित है। बाह्य रूप नागर शैली से, आंतरिक भाग मुख्य रूप से द्रविड़ शैली से प्रभावित है बेसर शैली में। और बेसर शैली के मंदिरों के मुख्य द्वार पीछे की ओर होते हैं। ये आपके लिए विशिष्ट तथ्य है। इस शैली का सर्वोत्तम नमूना राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया एलोरा का कैलाश मंदिर है। और इस शैली के अन्य मंदिरों में वेलूर का चिन्न केशव मंदिर, महाराष्ट्र का अमरनाथ मंदिर, बुरहानपुर के खानदेश मंदिर प्रमुख हैं, जो कि वेसर शैली के प्रमुख मंदिरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये प्रश्न था मंदिर निर्माण की बेसर शैली और उसकी विशेषताएं, जिसका उत्तर आप जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, की पॉइंट्स हैं, उनके आधार पर दे सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। इसमें हमने इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए, जो मुख्य परीक्षा के लिए 200 शब्दों के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपकी तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।